अब आप बिनकी विधानसभा नहीं निकाल पा रहे और आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। पूरी जनपद की सड़कें पूरी तरह खराब पड़ी हैं, बिजली व्यवस्था पूरी तरह धड़ाम है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, मेडिकल कॉलेज के नाम पर लोगों को छलावा किया जा रहा है। देखकर सरकार केवल अपने लोगों को पैसा कमवाना चाहती है। ये हमारी पीढ़ी को कमज़ोर कर रहे हैं, पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, पीढ़ी को निकम्मा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वृतांत सर साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामेश्वर दयालु गुप्ता समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष रहे, विधानसभा प्रभारी रहे। 2 बार पार्टी ने इन पर भरोसा जताया बिनकी विधानसभा से और दोनों बार ये असफल रहे। अब आगे चल के फतेहपुर 49 लोकसभा से भी अपनी दावेदारी को मजबूत करने का प्रयास है। अभी हम लोग जानेंगे दयालु गुप्ता जी क्या लग रहा है आपको? आप पहले विधानसभा 2 बार बिनकी विधानसभा से लड़ चुके, अब जनपद की लोकसभा मांग रहे हैं, समाजवादी से इसी बातें हो रही हैं, तो इस मामले में कितनी सच्चाई है? देखिए, वास्तविकता है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। आदरणीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार यहाँ पर जनपद फतेहपुर में स्थानीय प्रत्याशी की मांग ज़्यादा है, जो विनम्र हो, सबसे मिलजुल ले और सबको प्रणाम नमस्कार कर ले, उस प्रत्याशी की मांग ज़्यादा है। क्योंकि भाजपा ने जिन जिन लोगों को अभी तक लड़ाया बनाया है सांसद यहाँ पर, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। पूरी जनपद की सड़कें पूरी तरह खराब पड़ी हैं, बिजली व्यवस्था पूरी तरह धड़ाम है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, मेडिकल कॉलेज के नाम पर लोगों को छलावा किया जा रहा है। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार संविदा में कर्मचारियों की भर्ती कर रही, मेडिकल कॉलेज में 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 की भर्ती कर रही, ये शर्मनाक है। इसलिए हमें भरोसा है कि हम लोग समाजवादी पार्टी को इस सीट से जिताने में सफल होंगे। अभी आप ही बता दिए कि मेडिकल कॉलेज है उनका, है ना, आईजीएल के अंतर्गत पाइपलाइन गैस की चल रही हैं, केंद्रीय विद्यालय को कह रहे हैं पास करवा दिए हैं, तमाम सारी ऐसी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी वो बातें करती रहती हैं। अभी विकास यात्रा भी निकाली उन लोगों ने, विकसित यात्रा की। तो अब लगातार वो लोग बात तो कर ही रहे हैं, वो लोग अपना दरवाजे तक जाना हो या अपने लोगों से मिलना हो। और अभी हाल ही में राम मंदिर भी बन के तैयार हो गया है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उसका भी एक उबार है, कैसे सामना करेंगे? देखिए, राम मंदिर के नाम पर सब लोग जानते हैं कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है। भगवान भारत के कण-कण में हैं, भगवान भारत के हर व्यक्ति में हैं। हर व्यक्ति भगवान राम को अपना ईश्वर मानता है, इष्ट मानता है। लेकिन जिस तरीके से भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जब तक मंदिर पूरा नहीं होता तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी नहीं चाहिए। हम नहीं कहते, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। जहाँ तक विकास की बात है, आप किसी गाँव में चले जाइए, हर घर जल, हर घर नल योजना जो चल रही है, पूरे गाँव की सड़कें खुदी पड़ी हैं और 10% गाँव में भी अभी नलों में पानी नहीं पहुंच रहा है। जिस प्रकार से योजना देकर सरकार केवल अपने लोगों को पैसा कमवाना चाहती है, काम करना नहीं चाहती है। बिजली के बिल जिस प्रकार से बढ़ा दिए, बेरोजगारी ये है कि हमारे यहाँ के लोग गुजरात, बम्बई, दिल्ली, उदयपुर में काम करते थे, वहाँ पर रोजगार ठप हो गया। वो सारे लोग लौट के वापस आ गए। गाँवों में स्थिति बहुत ख़राब है। जिस प्रकार से 5 किलो गल्ला देने की बात कर रहे हैं, ये हमारी पीढ़ी को कमज़ोर कर रहे हैं, पीढ़ी को ख़राब कर रहे हैं, पीढ़ी को निकम्मा कर रहे हैं। और आगे चढ़ के जिस प्रकार से आपने देखा शिक्षा की स्थिति, आज शिक्षा की महंगाई का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गरीब व्यक्ति बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है। जिस प्रकार से सुनने को आ रहा है कि सरकारी स्कूलों का निजीकरण कर रहे हैं, ये भी एक बहुत चिंता की बात है। गरीब को नौकरी मिलती थी रेलवे में, आज रेलवे की ज़्यादातर संस्थाएं बेच डाली है। जिस प्रकार से नई नौकरी मिलती थी एयर इंडिया में, एयरफोर्स में, वहाँ पर सारी संस्थाएं आपने देखा किस प्रकार से। और वायु सेना में भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से CDS बना दिया। अगर वायुसेना अध्यक्षों पर इनका नियंत्रण नहीं होता, थल सेना अध्यक्ष पर नियंत्रण नहीं होता, तो वो CDS बना के अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। इस प्रकार से राम की बात करके इन्होंने देश को छला है। आपके सामने अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ, बिना मंदिर पूरा हुए प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपके पास क्या प्लान है? जनता से आप अभी बिनकी विधानसभा 2 बार आप चुनाव लड़े लेकिन हार गए, नहीं आप उनकी योजनाओं के सामने सफल रह पाए। एक बार भाजपा जीत गई आपसे और एक बार अपना दल जीत गया, अब दोनों जीत गए। अब आप बिनकी विधानसभा नहीं निकाल पा रहे और आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना एक अलग अलग बात होती है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से इन्होंने हर प्रकार की EVM में बेईमानी की, हर प्रकार की प्रशासनिक स्तर पर बेईमानी की, वो किसी से छिपी नहीं है। जो बैलेट पेपर का वोट था, उस बैलेट पेपर के सारे वोटों में हम बहुत आगे से जीते थे। लेकिन जब मशीनें खुलती चली गई और मशीनों में जिस प्रकार से इन्होंने बेईमानी की, सारे लोग जानते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ जनता को जो भ्रमित करने का काम किया, जनता इनकी सच्चाइयाँ गांव-गांव जान रही है। सारे लोग समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से किसान को छल रहे हैं, जिस प्रकार से ये झूठ बोलते हैं कि 15-15 लाख आएंगे, आज तक किसी खाते में नहीं आए। जिस प्रकार से ये देश को कर्ज, देखिए जिस समय इनकी सरकार बनी थी उस समय डीजल पेट्रोल का रेट
50 रुपये 55 रुपये लीटर था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रेट का प्रति बैरल का रेट था उस समय डीजल पेट्रोल का, लगभग आज भी वही है, लेकिन वो जो 50 रुपये होना चाहिए आज 90 रुपये बिक रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस प्रकार से गैस के दामों में बढ़ोतरी की है, 400 रुपये की गैस थी आज 1200 में हो रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतनी तेज़ी नहीं है। जिस प्रकार से ये देश के कर्ज को, विदेशी कर्ज को कई गुना बढ़ा दिया है। हमारी मुद्रा बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नीचे हमारी मुद्रा जा रही है। तो मैं आपको सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बच्चा पैदा होता है जिस पर कर्ज पहले 25,000 था, आज सुनना है कि 1,25,000 रुपये उस पर कर्ज होता है। जो बच्चा पैदा होता है, ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि देश हमारा इतना पीछे जा रहा है, इतना कमज़ोर हो रहा है। आपका प्लान क्या है? क्योंकि फतेहपुर जीतना है अगर आपको, तो आपके पास क्या प्लान है? क्योंकि आप फतेहपुर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो फतेहपुर आप जीतना चाह रहे हैं, लोकसभा जीतना चाह रहे हैं, तो प्लान क्या है आपके पास, ये बताइए। देखिए, हमारे सबसे प्रमुख योजना है कि जन जन तक जाके भाजपा की जन विरोधी नीतियों को उजागर करना। आप अभी विचार कर रहे हैं जन जन तक पहुंचेंगे? वो लोग 2-4 बार पहुंच चुके, कभी राम मंदिर का चावल लेके, तो कभी विकसित यात्रा लेकर, तमाम प्रकार की योजनाओं के साथ वो लोग लगातार। हम लोग भी बराबर क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क जारी है और हम लोग समाजवादी नीतियों की, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने काम किया था, आज एम्बुलेंस की आधी गाड़ियाँ खड़े आप सदर अस्पताल के पीछे देखिए जाकर सड़ रही हैं। उन गाड़ियों का मेंटेनेंस नहीं करा पा रहे हैं। अखिलेश जी का नाम खत्म करने के लिए इस प्रकार की योजना का जो है पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना था, जिस योजना को अच्छे सारे दल के लोगों ने लाभ उठाया है, अखिलेश जी ने जो काम किया सारे लोगों के लिए काम किया, इसी जाति वर्ग संप्रदाय के लिए कभी काम नहीं किया। आपने कहा कि एम्बुलेंस की योजनाएं और एम्बुलेंस वहाँ पड़ी हुई हैं, आज तक समाजवादियों ने उनके प्रति लेकर विरोध किया, कभी आंदोलन किया कि कहाँ ये सब पड़ी हुई हैं, खराब हो रही हैं, या अभी लोगों को नहीं मिली थी, DAP खाद नहीं मिल पा रही थी, आंदोलन किया, आप लोग सड़कों में उतरे? हम लोगों ने पिछले महीने ही जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था, धरना प्रदर्शन किया था कलेक्ट्रेट में, और उसमें इस मुद्दे को उठाया था कि किस प्रकार से आप जो हमारी पिछली योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं को मजबूत करिए। लेकिन सरकार उन बातों पर केवल हमारी ज्ञापन ले लेती है, हम लोगों की बात सुन लेती है, आश्वासन अधिकारी देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। अधिकारी तो माना जाता है ना कि अधिकारी तो सत्ता के साथ होते हैं, तो फिर वही बात है, जब अधिकारी सत्ता के साथ हो, अधिकारी तो आप गाँव तक पहुँच पा रहे हैं? आप गाँव तो लगता है कि आप लोग अभी भी, जिनसे आपकी लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, आप उनके बराबर, या समाजवादी पार्टी पूरी उनके बराबर मेहनत कर पा रही है? लगभग देखिए 2200 बूथ हमारे जो है, करीब जो सेक्टर पर बछैयो विधानसभा में करीब 2100-2200 जो बूथ हैं, सारे बूथों पर हमारे लोग बूथ अध्यक्ष, हमारे सेक्टर प्रभारी, हमारे जोन प्रभारी, हमारे जो है नियुक्त हैं, तय ना? नहीं, नियुक्त नहीं, ये बराबर काम कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, अभी वोट बढ़ने का नंबर आया था, हम लोगों ने एक वोटर लिस्ट का अध्ययन कराया है, और तमाम ऐसी जगह जहाँ पर वोट बढ़ाने के लिए दिया गया लेकिन वोट नहीं बढ़ा है। पिछले बार का मार्जिन आपको मालूम है ना, जब आप गठबंधन में थे बसपा के साथ, और समाजवादी, दोनों पार्टी जब गठबंधन में थी, और इसके बाद भाजपा वाले को टच कर पाए थे? लोकसभा चुनाव में 6 विधानसभाएं आती हैं, और 6 विधानसभाओं में अभी हम पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 5,5500 वोट से भारतीय जनता पार्टी से पीछे थे। मैं कहना चाहता हूं, गांव में जागरूकता बढ़ी है, लोग मोबाइल खोलते हैं, तुरंत डाल के देख लेते हैं कि बैकवर्ड, एससी, कमज़ोर, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को कितनी नौकरी मिल रही, कितना काम मिल रहा है, उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। ये आपके किसी चैनल के माध्यम से छुपा नहीं है, सारे लोग जानते हैं कि जो एक आरक्षण की व्यवस्था गरीब को मिलती थी, उससे गरीब को नौकरी मिलती थी। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की किताब में उनका नाम लिखा है, लेकिन अंदर धीरे धीरे अमेंडमेंट करके इन्होंने पूरे संविधान को बर्बाद कर दिया। देश को एक तरह से लोकतंत्र की जगह राजतंत्र में ले जा रहे हैं। और एक बात आप कह रहे थे कि अब की बार माहौल बन रहा है कि अब की बार जिले का जो निवासी होगा वही प्रत्याशी होगा, ये तो हम सुनते चले आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, अशोक पटेल के अलावा आज तक कोई भी व्यक्ति, हमको लगता है फतेहपुर का जो निवासी हो, वो सांसद नहीं बन पाया। देखिए, ऐसा क्या नहीं हो पाया, लोग चंद्रमा पे नहीं गए थे, हम लोग गए। 108 एम्बुलेंस की किसी ने परिकल्पना नहीं की थी, हमने चलाई। 1090 वुमेन पावर लाइन के लिए किसी ने सोचा नहीं था कि फ़ोन करेंगे पुलिस पहुंच जाएगी, पुलिस हमने पहुंचाई। हमने 108 एम्बुलेंस चलाया। हमने जिस प्रकार से पुलिस की व्यवस्था की, अगर कोई भी फ़ोन करे तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती थी। 25 करोड़ के राज्य में, जिस समय सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों की सरकार, तब हमने इतनी शानदार योजना दे के की है। तो बहुत से काम ऐसे होते जो पहले नहीं हुए लेकिन अब होंगे, क्योंकि नई पीढ़ी लगातार, देखिए जिस मोबाइल पर, जिस व्हाट्सएप, फेसबुक पर भारतीय
भारतीय जनता पार्टी गुमान करती है कि इस व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से सरकार में आए थे, वही व्हाट्सएप फेसबुक इनको ले डालेगी, क्योंकि अब सच्चाई किसी छिप नहीं पा रही। कहीं कहीं मीडिया इतना ज़्यादा सही सूचना नहीं देता। चीन ने कितनी जगह पर कब्जा कर लिया, कितनी हमारी ज़मीन कब्जा ली, किसी ने कब सूचना नहीं दिया। लेकिन अब लोग फेसबुक के माध्यम से जान जाते हैं कि हमारे देश में वास्तव में क्या है, ये अग्निवीर सैनिक क्या है। अरे 4 साल के अंदर आप नौकरी देते हो, 4 साल के अंदर ख़त्म कर देते हो, ये अग्निवीर क्या है। अग्निवीर का मतलब उस व्यक्ति को सेना में नियुक्त होना चाहिए, 4 साल में तो वो ठीक से सीखे नहीं पाएगा, और आप उसके बाद कहते हो आप रिटायर हो गए। ये कौन सी सरकार है। ये तो बिल्कुल आज के बाद अंधेर की बात है कि देश की सुरक्षा के साथ, देश की संविधा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपका चैनल इससे बहुत सम्मानित है। आपके लगातार पूरे देश में व्यूज हैं, सारे लोग इसको देखते हैं। मुझे भरोसा है कि आपके माध्यम से हमारी बात जनता में पहुँचेगी और हम लोग समाजवाद को और जन जन के जो हमारा ये भाव है कि हम समानता का व्यवहार करें मानवों के साथ। एक पीडीए की लगातार पीडीए यात्रा चली, फिर पीडीए पखवाड़ा चला कि हम गांव-गांव, मोहल्ले जाएं और उनसे बातचीत करें। गांव-गांव पहुंच पा रहे हैं, कितना लोगों को समझा पा रहे हैं। हमारे सारे बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी गांव-गांव, घर-घर जा-जाकर सारे पर्चे दे रहे हैं, सारी योजनाओं को समझा रहे हैं। और आपको बता दूं, सारे लोग योजना समझ भी रहे हैं। अगर न समझ रहे होते तो आज प्रधानमंत्री जिस प्रकार से असम में किया, जिस प्रकार से अभी बिहार में किया, ये लोकतंत्र थोड़ी ना है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि अब वो बहुमत की सरकार उसकी बनी, उसको ज़बरदस्ती गिरा दिया। एक सवाल और था आपसे, ईवीएम की बात कर रहे थे आप जी। ईवीएम का मसला ये बाद में चुनाव हारने के बाद क्यों आता है? चूँकि अभी ईवीएम के मसले में देखा जाए तो क्या कारण है कि आप इतनी बड़ा, अगर आपका गठ विपक्ष है, समाजवादी भी है विपक्ष में, बीएसपी भी है, टीएमसी भी है, डीएमके भी है, अगर हम बात करें तो दर्जनों पार्टियां हैं, दर्जनों राजनीतिक ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं सरकार पे या कहीं विपक्ष पर हैं, लेकिन ईवीएम की बात उस मजबूती से कर नहीं पा रहे हैं। ईवीएम से ही चुनाव होना है 2024 मजबूती से होती है, लेकिन लोग सुनते नहीं ना, वो अपने मन का करते हैं। वो जो सुनते नहीं, सरकार ये बताया ना आपसे कि लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र की ओर जा रहे हैं। अगर ऐसा ना होता, देखिए आपका किसान है, आपको किसान जो है 18 रुपये 20 रुपये में किलो में गेहूँ पैदा करके देता है, वो आपको इंडियन करेंसी में देता है कि नहीं देता। अगर आप उसकी सुविधाएं बढ़ा दें, आपको अगर गेहूँ घटेगा तो आप 25 रुपये किलो में फॉरेन करेंसी दे के विदेश से मंगाएंगे नहीं मंगाएंगे। और यही किसान को अगर थोड़ी सुविधा बढ़ा दी जाए तो यहीं 20 रुपये किलो में इतना गेहूं भर देगा कि आप उसको निर्यात कर सकते हैं, और निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। लेकिन सरकार की इस तरफ सोचे नहीं है। सरकार ने बिजली के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में बताइए, बिजली के क्षेत्र में कौन सा उत्पादन करने का काम किया, किस इकाई की क्षमता बढ़ाई। इस तरह के काम कोई कर ही नहीं पा रहा। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, केंद्र में सरकार नहीं थी फिर भी राज्य में काम किए थे। दयाल गुप्ता जी, आप राजनेता के साथ साथ व्यापारी भी हैं, ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप चुनाव यहाँ से जीतते, जनता आप पर भरोसा जता ले, 2 बार से जता नहीं रही है, अगर लोकसभा में जता लेती है तो आपका मुख्यतः से इस जनपद के लिए क्या काम रहेगा? मतलब क्या योजना है आपके दिमाग में, केवल हम आएँ तो हम ये करेंगे? चूँकि आजकल की जनता जो है ना, लोक लुभावने वादे बहुत लेती है, तभी जाके इतबार कर पाती। कभी 15 लाख का ले लेती है तो कभी 400 का सिलेंडर का इतबार करती है, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा आपको। हम केवल एक चीज़ कहना चाहते हैं कि सरकार की योजनाएं, इतना बड़ा जिला है, हमारी केंद्रीय मंत्री रही हैं जी। इस समय हमारे ज़िले में केला की पैदावार अच्छी है, इस समय हमारे ज़िले में गेहूं की पैदावार अच्छी है, हमारे ज़िले में आलू की पैदावार अच्छी है, हमारे ज़िले में इस समय कई चीज़ों की ऐसी हैं जिनकी फसल बहुत अच्छी होती है। अगर इनसे संबंधित कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगवा दी जाए, इनसे संबंधित 3-4 उद्योग लगवा दिए जाएं, तो हमारा ज़िला हो सकता है बहुत उन्नति कर जाए। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्री आने पर रोज़गार मिलता है, लोगों को काम मिलता है, किसान का माल बिकेगा, वो उसका पैसा पाएगा। हमारे यहाँ आलू देखिए कितना शानदार पैदा होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 10-10 साल से केंद्रीय मंत्री होते हुए एक भी ज़िले में उद्योग नहीं लगवा पाई, एक भी काम नहीं किया। केवल भजन सुनाने से लोगों का पेट नहीं भरता। किसान जो माल पैदा करता है, जो गन्ना पैदा करता है, अब यहाँ पर एक चीनी मिल होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास करके और उसको जो है यहाँ लगवाने का काम करेंगे। भजन की बात की तो आजकल लोगों को भजन में तो मज़ा आ ही रहा है ना। फिर वही बात, भारत के कण कण में, तृण तृण में, हर पत्ते में मैं रामेश्वर दयाल गुप्ता। मेरे बाबा स्वर्गीय रामनाथ उमर मुच्ची मुखिया गए थे रामेश्वरम के दर्शन करने। जब वहाँ से वापस लौट के आए तब मेरा जन्म हुआ। उन्होंने मेरा नाम रखा रामेश्वर दयाल गुप्ता। सन 1964 में हमारी दादी जो है, उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हमारे बाबा ने बिनकी में सरकारी अस्पताल के पीछे 11 कमरों का एक ब्लॉक बना है,
जिसमें इस समय कुष्ठ रोग की इकाई खुली हुई है। वो 11 कमरों का ब्लॉक बना के उस समय, जिस समय 1 बोरी सीमेंट परमिट से मिलती थी, 1 बोरी सीमेंट, और 11 कमरों का ब्लॉक बना के दान किया था सरकार को कि इस यहाँ अस्पताल बन जाए, लोगों का इलाज होने लगे। हम उस परिवार से हैं, जाफरगंज हमारा गाँव है। और जो आपने कहा धर्म की बात, हमारे घर में कुंज बिहारी गुप्ता मेरे बड़े भाई, भगवान के नाम है सारे लोगों के। रजनीकांत गुप्ता मेरा छोटा भाई, केशव दयाल गुप्ता मेरा छोटा भाई, सब केशव भी भगवान का नाम है, रामेश्वर दयाल भी भगवान का नाम है, कुंज बिहारी। भगवान कोई राजनीति की चीज़ नहीं है कि सड़क में बैठ के भजन गाओ। भजन गाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र किसको आता है? आके बतावे, कोई सुनावे कि राम रक्षा स्तोत्र क्या होता है। हनुमान चालीसा में एक एक शब्द का मतलब है। राम शब्द की व्याख्या आप करने चले जाओ तो 10 तो ग्रंथ लिख जाएंगे, तब भी राम की व्याख्या पूरी नहीं होगी। कोई जानता है? केवल धर्म की बात करते हैं, केवल राजनीति के लिए। हम लोग धर्म की बात करते हैं धर्म के लिए। हमेशा हमारा परिवार, हमारे मुच्ची मुखिया जो हमारे बाबर हैं, हम लोग तो बराबर। तो फिर मथुरा की आवाज़ उठाइए ना। फिर वही बात कर रहे हैं यार। अरे भाई, जो नियम कानून है सब काम होंगे। मंदिर जो बन रहा है राम का, वो भी कोर्ट के आदेश से बन रहा है। इसमें क्रेडिट तो ले लिए। क्रेडिट तो यार कितना बड़ा दुर्भाग्य। कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे वो राम को वो लाएं क्या? कौन लाए है राम को? अरे भगवान राम यहाँ पर 3500 साल, 4000 साल पुरानी भगवान शंकर की, भगवान राम की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो 4000 साल पहले पैदा हुए थे का? इनकी पीढ़ी को पता नहीं होगा। कहते हैं हम राम को लाए। कौन राम को लाया है? राम को भारत का एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, एक एक सिख, एक एक ईसाई राम राम करता है, राम का नाम लेता है। समझे? राम किसी की बपूती नहीं है। अगर कोई समझता है, हमने बता दिया उदाहरण आपसे कि मैं खुद, मेरा नाम जो रामेश्वर दयाल पड़ा है, बाबा मेरे रामेश्वरम गए थे, वहाँ से लौटे तब मेरा नाम रामेश्वर दयाल रखा। इसलिए चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ तो धर्म की बात न करें। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है। आजकल आप अलग कर सकते हैं धर्म और राजनीति को अलग अलग, लेकिन आजकल जो लोग हैं, बहुसंख्यक आबादी है जो धर्म और राजनीति को दोनों को अलग अलग नहीं देख पा रही, वो दोनों को एक ही में समाहित। ये आपका सोचना गलत है। लोग धर्म को अलग देखते हैं, राजनीति को अलग देखते हैं। पूजा करने वाला घर में बैठ के पूजा करता है, 2-2 घंटे राम नाम का जप करता है, हनुमान चालीसा करता है, प्रभु की पूजा करता है। उनका हमारे घर में स्थापित भगवान है। सुबह पूजा होती है, भोग लगता है, प्रसाद होता है। शाम को आरती होती है, भोग लगता है, प्रसाद होता है। उनको बगैर लिटाया जाता है। सवेरे फिर उठते हैं, फिर उनको नहलाया जाता है, फिर वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो ये धर्म और राजनीति ये अलग अलग चीज़ हैं। ये केवल कहने की बात है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे रामेश्वर दयाल जालू गुप्ता जी, जो बिंदकी विधानसभा से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे, बिंदकी विधानसभा के विधानसभा प्रभारी भी रहे। और लगातार अब इनकी कोशिश रहेगी पार्टी की तरफ से कि अब लोकसभा का टिकट पर भी ये अपना हाथ आजमाएंगे। अब देखना ये होगा कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इन पर अब की बार एतबार भरोसा करते हैं कि नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।